Good morning, good afternoon, good evening. Guys, Kevin sir back from Personal Tutor. Standard 8th हिस्ट्री प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं. चैप्टर 6 प्लेलिस्ट चल रही है. टॉपिक इज द स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान एंड वुड्स स्टील. अगर आप फिगर 11 देखेंगे तो आपको एक स्वॉर्ड की इमेज दिखेगी. दिस इज द फेमस स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, द किंग ऑफ मैसूर. इस स्वॉर्ड पे आपको कुछ डिजाइंस दिखेगी जिस पे कुछ प्रेयर्स लिखी है, एंड देन अगेन यू विल सी अ टाइगर्स फेस ओवर हियर, क्योंकि टीपू सुल्तान को शेर मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था. कमिंग बैक टू द पॉइंट, इंडिया में आयरन और स्टील की मेटलर्जी जो थी उसकी अगर बात करें तो टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड की बात किए बिना इंडियन आयरन एंड स्टील या मेटलर्जी टेक्निक्स की स्टोरी इनकम्प्लीट रहेगी. टीपू सुल्तान ने मैसूर को 1799 तक रूल करा. ब्रिटिशर्स के साथ 4 वॉर्स हुए एंड फाइनली डाइड फाइटिंग विद ब्रिटिशर्स विद हिज स्वॉर्ड इन हिज हैंड. टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड अभी इंग्लैंड के म्यूजियम्स में वैल्यूएबल कलेक्शंस के बीच में रखी हुई है. आयरॉनिकली वो हमारे पास इंडिया में नहीं है. लेकिन आपको पता है ये स्वॉर्ड इतनी स्पेशल क्यों थी? क्योंकि ये स्वॉर्ड इतनी शार्प थी दैट इट कुड चॉप ऑफ अ लिम्ब ऑफ द ओपोनेंट इवन इफ इट वाज बिहाइंड एन आर्मर. अगर बख्तरबंद के अंदर भी, जो तलवार के अटैक से बचने के लिए होती है, अगर उसके अंदर भी कोई ओपोनेंट हो, दिस स्वॉर्ड सिंपली चॉप्ड इट. क्यों? इस स्वॉर्ड को एक स्पेशल हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता था जिसका नाम था वुड्स. वुड्स साउथ इंडिया में उस वक्त 1900s, अगर मैं बात करूं तो 1800s और 1780s की दौर में पूरे साउथ इंडिया में वुड स्टील बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोड्यूस होता था. इसका पैटर्न ऐसा होता था, उसमें पानी के समान एक बहते पानी के समान एक फ्लो दिखता था वुड स्टील की बनी तलवारों पे. एंड ये इसलिए होता था क्योंकि इसके स्टील के अंदर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स कार्बन के डाले जाते थे. फ्रांसिस बुकनन एक ब्रिटिश इंग्लिश सर्वेयर थे जो इंडिया में आके काफ़ी सारी चीज़ें अपने मेमोइर्स में लिख के गए हैं. ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से ही वॉज देयर. वो मैसूर गया था 1800 में, टीपू सुल्तान की डेथ के 1 साल बाद. उन्होंने बताया है कि ये वुड स्टील किस तरीके से बनता था. हजारों स्मेल्टिंग फर्नेसेस मैसूर में थी. इन फर्नेसेस में आयरन को चारकोल के साथ मिक्स करके मिट्टी के पॉट्स में डाल दिया जाता था और टेम्परेचर को एक खास लेवल पे मेंटेन रख के स्मेल्टर्स इस स्टील को बनाते थे. एक्चुअली ये पूरी क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि वेस्ट और सेंट्रल एशिया में भी चल रही थी. इस क्वालिटी से तलवारें बन रही थी. वुड्स एक जो शब्द है ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है. कन्नड़ में वर्ड आता है उकू, तेलुगु में हुकू एंड तमिल मलयालम में उरुकू. इसका मतलब होता है स्टील. इंडियन वुड स्टील यूरोपियन साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था. उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, उसकी कैपेबिलिटीज़ और कंडक्टिविटी बहुत अच्छी थी. माइकल फैराडे इलेक्ट्रिसिटी में बहुत फेमस नेम है. एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, माइकल फैराडे का अगर हम बात करें तो फैराडे ने, याद है, पतंग उड़ाई थी एक स्टील के तार से, और फिर जब उस पतंग उस तार पे जब बिजली गिरी थी तो करंट लगा था. तो वो माइकल फैराडे, ही इज द सेम गाय ओवर हियर. माइकल फैराडे ने 4 साल इंडियन वुड स्टील की प्रॉपर्टीज पढ़ने में, पता लगाने में निकाले थे. हालांकि वुड स्टील का जो प्रोसेस साउथ इंडिया में था अब 19th सेंचुरी के बीच में आते आते पूरा खत्म हो गया. ये एक आयरनी है. क्यों खत्म हुआ? क्योंकि जो स्वॉर्ड एंड आर्मर मेकिंग इंडस्ट्री थी इंडिया की, वो इंग्लैंड की ब्रिटिश आयरन एंड स्टील के इंपोर्ट्स से नहीं compete कर पाई. इंग्लैंड से बहुत ही चीप लेवल में आयरन एंड स्टील इंडिया सप्लाई होने लग गया था. इंडिया अब एक इंटरनेशनल
सेल की जगह बन गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिनिश्ड गुड्स बेचने के लिए इंडिया को यूज़ करना शुरू कर दिया था, रॉ मटेरियल ले जाने के लिए इंडिया से सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी थी। आयरॉनिक येट ट्रू। आई होप नाउ यू गॉट द क्रक्स। फिर भी अगर कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।